हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड को, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आरवीएनएल भी कहते हैं। और आरवीएनएल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 से ज्यादा लोगों ने इसके बारे में पूछा कि आरवीएनएल के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। तो आज इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे और मैं आपको इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो मैंने पूरी पढ़ी है, ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल बताऊंगा क्या क्या मैनेजमेंट ने इसके बारे में बताया। इसका चार्ट डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस है अभी, हमें क्या इसमें करना चाहिए, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपको आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करेंगे, अपना डिसीजन खुद लेंगे, मेरे कहने से आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और कंपनी के पहले बिजनेस को जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम है रेल विकास निगम, तो रेल का जितना भी विकास होता है रेलवेज का, कंपनी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेलवे ट्रैक्स आप देख रहे हैं, इसकी जब लाइन पूरी बिछती है तो ये रेल विकास कंपनी ही करती है। प्लस अगर ब्रिजेस बनाने हैं, टनल्स के अंदर काम करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है रेलवेज का, तो कंपनी वो सब प्रोजेक्ट्स लेती है और उसके ऊपर काम करती है। और ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और बाकी सब कैटेगरीज आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखो, न्यू लाइंस, डबलिंग ऑफ लाइंस, गॉज कन्वर्जन, ब्रिजेस भी बनाती है इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स, मरीन वर्क्स, रोड कंसल्टेंसीज, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ये सब कैटेगरीज के अंदर कंपनी प्रोजेक्ट लेती है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है, लगभग 32,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 21.9 है। काफी लोगों को लग रहा हो कि स्टॉक पी काफी कम है, क्योंकि जो हम बुक में पढ़ते हैं वो ऐसा होता है कि 30 से कम अगर पी मिल जाए तो हमें वो स्टॉक अंडर वैल्यूड लगता है। तो 21.9 का पी है और ये काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों? अगर आप इसका 1 ईयर पी देखेंगे तो करेंटली अभी 21.9 मल्टीपल पे, लगभग 22 मल्टीपल पे है, और इसका मीडियन पी 11.9 मल्टीपल पे है। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये पी विद इन 1 ईयर। 3 साल में भी अगर आप देखोगे तो मीडियन 6.7 है। ऑल टाइम जो इसमें भी करंट में है वो 17.8, मतलब 18 के मल्टीपल पे है, तो 3 गुना यहाँ हो चुका है। और 5 ईयर्स पे भी सेम स्टोरी है, आप देख सकते हैं लगभग 15.6 के मल्टीपल पे है और अभी 6.6। तो यहाँ भी ये क्लियरली ओवर वैल्यूड है। अब आप सोच रहे हो कि ये डिसाइड कौन करता है? तो ये मार्केट डिसाइड करता है बेसिस ऑन कंपनी किस, जैसे मैंने आपको बताया, किस इंडस्ट्री का पार्ट है, वहां पे हम किस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स को फोरकास्ट कर पाते हैं, इनके बिजनेस को फोरकास्ट कर पाते हैं, कितनी डेट है कंपनी के ऊपर, क्या इनकी वर्किंग कैपिटल का पूरी साइकिल चलती है, उन सब बेसिस के ऊपर ये सब डिसाइड होता है। बिजनेस जो है वो सिक्लिकल है नहीं है, और ये प्योरली सिक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि काफी इंपैक्ट रहता है इसके ऊपर इकोनॉमिक साइकिल का। ठीक है, तो पी के हिसाब से ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। आरओसी 17.8 है, जो कि ठीक है, अच्छा है। आरओई 20.8% है, ये भी अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं किया हुआ। और प्रमोटर कौन है? प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है ये। तो ये एक पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये भी एक रीजन है कि इसका पीई ज्यादा नहीं है, क्योंकि पीएसयू कंपनीज को पीई ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसमें मार्जिन ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इस कंपनी का मार्जिन भी कोई अच्छा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करते हैं। आप देखोगे अगर कंपनी की एनुअल सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी की एनुअल सेल्स ग्रोथ पिछले सालों में काफी अच्छी रही है। लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 21 में आप देखेंगे यहाँ पे कोविड का इंपैक्ट रहा है, इन्होंने 6% से ग्रो किया। फिर 22 में 25.8% की ग्रोथ दिखाई, जो कि अच्छी ग्रोथ है। फिर 23 में दोबारा 4.64% की ग्रोथ, मतलब दोबारा एक लार्ज ड्रॉप देखने को मिला। तो इनके जो रेवेन्यूज हैं वो फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, और लेकिन कंपनी हर बार पिछले ईयर से बेटर परफॉर्म करती है, उसमें ग्रोथ रहती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर मार्जिन कंपनी के बिल्कुल अच्छे नहीं है, मतलब 5%, 4%, और यहाँ पे देखो आप 6% पे कंपनी काम करती है। उसका क्लियर रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनको कितने मार्जिन देने हैं। जब भी कोई रेलवे का प्रोजेक्ट इनको गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि इनके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि बिडिंग करते हैं, काफी कट थ्रोट बिडिंग करते हैं लोग। तो इसीलिए काफी अच्छे मार्जिन नहीं है इस बिजनेस के अंदर। और प्रॉफिट्स देखेंगे तो प्रॉफिट्स कंपनी के हर साल बढ़ते हैं, काफी अच्छा ग्रोथ कंपनी इन प्रॉफिट्स के अंदर भी दिखा रही है। लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 1200 करोड़ यहाँ किया है, 1400 करोड़ यहाँ किया है, 1700 करोड़ यहाँ किया, और ट्रेलिंग नंबर जो आ रहा है 1900 करोड़ के आसपास आ रहा है। प्रॉफिट्स में कंपनी की ग्रोथ है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 5240 करोड़ के हैं, और बोरिंग्स जो है 6441 करोड़ की है। तो ये बोरिंग क्लियरली रेड फ्लैग है, क्योंकि ये रिजर्व से ज्यादा है। और एक चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए, आपको पता भी होनी चाहिए, वो ये है कि कोई भी अगर आप इंफ्रा कंपनी देखते हैं ना, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, या कोई और सेम कैटेगरी की कंपनी होगी, उनके ऊपर बोरिंग्स होती ही है। इसका रीजन क्लियरली ये है कि इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, वो कैपिटल लगती है, तो उनको लोन लेना पड़ता है, और फिर जैसे जैसे पेमेंट आती जाती है वैसे वैसे पे करते जाते हैं। ठीक है, तो बोरिंग्स आपको दिखेगी, लेकिन नो डाउट ये रेड फ्लैग है। अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा, इनको अगर पेमेंट नहीं मिली, डिले हो गई, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, प्लस पेनल्टी लगती है। और पेमेंट अगर नहीं मिली तो कंपनी के प्रॉफिट्स आपके सामने है, ठीक है, वो बहुत मार्जिनल है, तो वहां पे एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है।
फिक्स एसेट्स कंपनी के 355 करोड़ के हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इनके अदर एसेट्स देखेंगे तो कैश एंड इक्विवेलेंट्स 1800 करोड़ है, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो लगभग 1000 करोड़ है। तो ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है कंपेयर टू देयर बोरिंग्स। इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो अगर आप नजर डालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओएफएस के जरिए कुछ अपना स्टेक ऑफलोड किया है, डिसइन्वेस्ट किया है। वो क्यों? क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस होती है, कोई भी प्रमोटर अपने पास 75% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकता। तो इसीलिए 5% स्टेक गवर्नमेंट ने मार्केट में सेल कर दिया ओएफएस के जरिए। और जो एफआईआई है उसकी कन्विक्शन अच्छी है 3% की, और डीआई की 5.44%। तो टोटल जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनका जो स्टेक है वो लगभग 8% का है। और पब्लिक का काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है इसके अंदर। पब्लिक के पास 18% का स्टेक है, जो लगभग स्टार्टिंग में 10% था, फिर 12% हुआ, और बढ़ते बढ़ते आज 18% पे आ गया। तो दैट क्लियरली मींस कि रिटेल इन्वेस्टर काफी इंटरेस्ट ले रहा है इस शेयर के अंदर। ठीक है, तो क्यूआईबी की होल्डिंग है, बात करते हैं अब इसके अंदर इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल। और ये लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है जो कि 17 अगस्त को है, और फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ आपको आइडिया लगेगा कंपनी के पास क्या बिजनेस है, और आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर में देखो ग्रोथ होगी तभी तो आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना। फ्यूचर में अगर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ अगर एग्जॉस्ट हो रही है, तो वहां फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है शेयर के चलने में। तो ये कंपनी जब से शुरू हुई है तब से इन्होंने 143 प्रोजेक्ट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कंप्लीट करके हैंड ओवर किए हैं पिछले 12 साल में, जो कि काफी अच्छी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी से क्वेश्चन किया गया था कि इनका नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, टॉप लाइन कितना करेगी कंपनी। तो कंपनी ने एक आइडिया दिया, करंट में इनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो 65,000 करोड़ के हैं, और नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। ये वाला साल तो शुरू हो गया, पहला एक क्वार्टर जा चुका है, दूसरा क्वार्टर अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में अभी 1.5 साल है। तो कंपनी ने यही बोला कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को देखते हुए कंपनी को लगता है इनकी ऑर्डर बुक जो है 75,000 टू 1 लाख करोड़ तक की हो सकती है, क्योंकि काफी सारे अच्छे ऑर्डर्स इनके पास में आ रहे हैं, और इन्होंने काफी बिडिंग वगैरह भी करी हुई है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इनका मानना है कि तब तक इनकी जो टॉप लाइन होगी 20,000 करोड़ से ऊपर ही होनी चाहिए। जो करंट टॉप लाइन इनकी हैगी मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे, ताकि अभी समझ पाओ। अभी इनकी इस साल की टॉप लाइन जो क्लोज हुई है पिछले साल में 20,282 करोड़ पे बंद हुई है। और इनका कहना है कि इससे डेफिनेटली इससे ज्यादा करेंगे ये। और अगर रेलवे के ऑर्डर अगर ड्राई अप भी हुए, ड्राई अप का मतलब ये है कि खत्म भी हो गए, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं वैसे वैसे कंप्लीट करते जाते हैं, और कंप्लीशन के साथ साथ रेवेन्यू इनकी बुक्स में दिखता जाता है। क्योंकि 65,000 करोड़ आपको क्या लग रहा है एक साल में आ जाएगा? नहीं, ये 2 साल 3 साल में आएगा, हो सकता है 4 साल में भी आए। तो जैसे जैसे ही ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू इनकी बुक्स में दिखता जाएगा। और नए ऑर्डर्स मिलते हैं तो नए ऑर्डर्स मिलने के का ऐसा नहीं है कि जैसे मिल गया वैसे ही रेवेन्यू दिखा देंगे, नहीं। ऑर्डर मिलता है, फिर वो बहुत लंबे प्रोसीजर में जाता है, कंस्ट्रक्शन होती है, फिर ग्रेजुअली पैसे इनको मिलते हैं जैसे जैसे ये स्टेजेस में कंप्लीट करते जाते हैं। तो इनका वही कहना है कि अगर रेलवे के ऑर्डर ड्राई अप भी हो गए तब भी ये 27% से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो 27% आई डोंट नो यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप इनका 5 ईयर्स का सीएजीआर देखोगे ना तो वो 22% आता। तो आई थिंक मैनेजमेंट ने शायद यहाँ पर ये उनसे गलती से निकल गया होगा, या फिर पता नहीं उनकी कैलकुलेशन क्या रही है। क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 5 साल की 22% की है, और इनका यहाँ पे कहना है कि 27% से ग्रो करेंगे। तो 27% मुझे नहीं लगता है ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं कम रहेगी। बट हाँ, इनकी टॉप लाइन अच्छी है, वो इसीलिए क्योंकि इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो बेसिकली इंदौर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, इंडिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बन रही है उसके अंदर, प्लस वंदे भारत के जो ऑर्डर्स हैं, वो जो हाईवे बनते हैं वो उनके ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। तो उन सभी चीजों को देखते हुए कंपनी की जो ऑर्डर बुक है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और दूसरी चीज, कंपनी को पहला इंटरनेशनल ऑर्डर जो इन्होंने कंप्लीट किया था वो मालदीव्स के लिए किया था। और यहाँ आप देख सकते हो, देखो वही चीज, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर जो किया था वो मालदीव्स के लिए किया था। उसके बाद में इनका फोकस डोमेस्टिक ऑर्डर्स पे तो है ही, साथ साथ ये फोकस कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशस, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन सभी कंट्रीज पे इनका फोकस है बिजनेस के लिए, क्योंकि डोमेस्टिकली इनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। दे आर ट्राइंग कि इनको बाहर भी बिजनेस मिल जाए, इनकी ऑर्डर बुक इंक्रीज हो जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि कंपनी ग्लोबली ग्रो करना चाहती है, अपनी ऑर्डर बुक को इंक्रीज करना चाहती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कंपनी ने 2023-24 में कितनी बिडिंग करी है। ठीक है, 44 ऑर्डर्स इन्होंने बिड करी है, और जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 19,000 है। लेकिन कंपनी ने उन बिड्स में कितनी बिड्स विन करी है वो यहाँ इन्होंने नहीं बताया, इनको पता नहीं है, वो नंबर्स ये लेकर के नहीं आए थे कॉन्फ्रेंस कॉल में। और जो 65,000 करोड़ की जो इनकी ऑर्डर बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसमें पिछले 1 या 2 महीने के ऑर्डर्स जो एलओए के अंदर है, मतलब जो साइन होने के अभी चल रहे हैं अग्रीमेंट के अंदर, उनके नंबर्स यहाँ पे नहीं है। स्टिल इससे आइडिया आपको ये लगाना है कि जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं टेलविंड है, अभी ग्रोथ इसमें दिख रही है ग्लोबली भी। क्योंकि अभी काफी कंट्रीज जो है अपने रेलवे सिस्टम पे काम कर रही है। इंडिया भी अपने रेलवे को इंप्रूवमेंट पे लगा है। इंडिया का रेलवे नो डाउट अभी ठीक है, काफी जगहों पर रेलवे पहुंच चुका है, बट इंडिया जो है उसको और फास्ट कर रहा है, बेटर कर रहा है। तो वहां से भी इनको टेलविंड बिजनेस मिल रहा है। सो नेट नेट अगर मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को अगर समराइज करूं तो आपको देखो एक चीज को जरूर फोकस करना है, वो ये है कि इनकी ऑर्डर बुक
ऑर्डर बुक जैसे ही कोई ऑर्डर मिलता है, मार्केट उस भाव को यहाँ पे प्राइस इन करता है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो जंप लगता है स्टॉक में, फिर ये जंप लगता है, तो मार्केट इसको फुल्ली प्राइस इन करता है, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये है कि इसका पीई काफी ऊपर है। तो अगर आपको उसमें लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये स्टॉक काफी बढ़ गया है और हमसे ये होता है ना, रैली मिस हो गई है, तो अगर आपको उसमें पोजीशन बनानी है तो आपकी इसकी ऑर्डर बुक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि नए ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, कंपनी नई गाइडेंस क्या दे रही है। क्योंकि जितनी बात यहाँ कंपनी ने करी है ना, ठीक है, इनके पास में जो भी नए ऑर्डर्स हैं, जो भी नई बिडिंग इनको मिल रही है, वो सब यहाँ प्राइस इन हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में क्या और नया ये साइन करेंगे, वो आपको जानना है। मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने प्राइस इन कर लिया है। आप 1 साल पहले का रेट देखो, ठीक है? ये 2022 है और 2022 के अंदर यहाँ पर इसका जो भाव आ रहा है लगभग 15 सितंबर को लगभग 30 रुपीज के आसपास आ रहा है, ठीक है? और अभी कितना है, 150 के ऊपर कहीं चल रहा है। कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स ये प्राइस हो चुका है। तो काफी लोग बोलेंगे बुलरन का इम्पैक्ट है, डेफिनेटली बुलरन का इम्पैक्ट है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये 1 साल पहले देखोगे तो ये कहीं यहाँ था, ठीक है? इधर कहीं 1 साल पहले 5 के पीई पे था, ये अंडर वैल्यूड था। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही सेंटिमेंट्स चेंज हुए, सारे ऑर्डर्स इसके प्राइसिंग कर दिए, नवंबर में कर दिए थे, ऊपर आया, कंसोलिडेट करता रहा यहाँ पर ये। फिर नई न्यूज आई, नए ऑर्डर्स मिले, फिर ये ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन में पिछले 4-6 महीने से, और अभी फिर से दोबारा से ऊपर जा रहा है। फुल्ली प्राइस ही नहीं है। अब काफी लोगों को लग रहा हो कि हम इसे पोजीशन बना लें या नहीं बनाए, ये वाली बात बताओ, ठीक है? तो मेरी तरफ से कोई भी देखो रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने की। एक लॉजिक आप ये देखो, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से देख रहे हो कितना ऊपर चल रहा है। पहले ये साथ साथ चल रहा था और अब ये काफी ऊपर निकल गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए तो स्टॉक में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट पे आएगा सीधा 109 पे, और यहाँ से भी अगर सपोर्ट नहीं टिका तो ये और नीचे आएगा। तो अगर आप किसी को लगता है कि उसे पोजीशन बनानी है, तो आप यहाँ पे स्टैगर वे पोजीशन बनाओ, मतलब कम कम क्वांटिटीज लो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 शेयर लेने हैं, जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है, तो आप यहाँ पे पहले 20, 30, 40% ले लो, जितना पोर्टफोलियो में आपको खरीदना है, ठीक है? ज्यादा बड़ा पैसा मत लगाना, वो इसीलिए क्योंकि काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक ये हो चुका है। और आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्लियरली कि कंपनी की नई खबर क्या आ रही है, नए ऑर्डर्स के ऊपर क्या इनको बताया जा रहा है मैनेजमेंट की साइड से। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर पंप एंड डंप भी होता है, फेक न्यूज भी चलती है, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो आप रिलायबल सोर्सेज पे देखो, आप एनएससी की साइट पे जाके चेक करो क्या नई कंपनी ने कुछ न्यूज डाली है वहां पे, क्योंकि एनएससी की साइट पे कंपनी जो भी डिस्क्लोजर करती है वहां पे अपलोड करती है, एक डॉक्यूमेंट भेजती है, तो आप वो जाके ट्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज, आप जब बाई भी करो तो स्टॉप लॉस लगा के चलो यहाँ नीचे का, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ, हो सकता है स्टॉक और नीचे आ जाए, ठीक है? क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे, स्टॉक नीचे आएगा। या फॉर एग्जांपल कंपनी ने और डेट ले ली, या कोई डिफॉल्ट हो गया किसी पेमेंट के अंदर जो उनको मिलने वाली थी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, तो वो फिर मार्केट फटाफट से प्राइस इन करता है। क्योंकि ऑपरेटर भी इसके अंदर है स्टॉक में, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? जिस हिसाब से गैप अप्स देखने को मिलता है, वॉल्यूम हाई देखने को मिलता है, इतना वॉल्यूम जो आता है ये सब ऑपरेटर लेकर के आता है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलो आप, ठीक है? स्टॉप लॉस के बिना मुझे नहीं लगता आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऊपर खरीदा है तो हो सकता है कि यहाँ खरीदा है आपने, ऊपर आ गए, आपका प्रॉफिट पूरा स्टॉप स्टॉप लॉस में बच भी जाए। नीचे वालों जिन्होंने यहाँ लिया हुआ है, जिन्होंने ऊपर लिया है, वो भी स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि ज्यादा लॉस होने से बच जाएगा। क्योंकि बिजनेस जो है वो कंपनी का अच्छा है, नो डाउट। अभी टेलविंड चल रहा है, अभी इनको बिड्स वगैरह मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आगे भी स्टॉक बढ़ सकता है, क्लियरली बढ़ सकता है, अगर ये और न्यूज यहाँ पे अच्छी आई कंपनी के पर्सपेक्टिव से। और देखो बुल रन का सिनेरियो है, बुल रन के अंदर अगर आपको मोमेंटम राइड करना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता मोमेंटम राइड करना। मोमेंटम में यही होता है कि यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, स्टॉक बढ़ते जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, स्टॉक बढ़ता जा रहा है। तो उसमें यही है कि जितना आपने खरीदा है थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ और ग्रेजुअली मॉनिटर करते जाओ। तो ये पैसा बनाओ और सही टाइम पे आप इसमें से एग्जिट कर जाओ। ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो फिर स्टॉक नीचे आएगा और कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट जो बनाया है वो लॉस भी कर सकते हो। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस आरबीएनएल का। आपका जो भी व्यू हो स्टॉक के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप जरूर कमेंट में लिखें। आपको अगर वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिल जाएंगे जो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं सभी कंपनीज के बारे में, ठीक है? अगर ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हो, तो आप एनालिसिस को जरूर देखें। और अगर आप पंप एंड डंप देखना चाहते हैं, मार्केट में पंप एंड डंप कैसे होता है, तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से ऑपरेटर एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।